न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमें 3 मोशन के लॉ दिए थे, तीनों लॉज को देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी, अनलेस उस पर हम कोई एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा दें, है ना। हो सकता है यहाँ से कोई वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है, उसके ऊपर नीचे mg लग रहा है, लेकिन यहाँ से कोई और ऊपर से इस तरीके से फोर्स लगा है, दोनों फोर्स अगर कैंसिल आउट हो गए तो ऐसा नहीं है इसके ऊपर फोर्स जीरो था, इसके ऊपर टोटल फोर्स जीरो था, या फिर उसे नेट एक्सटर्नल फोर्स हम बोलते हैं। एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ फोर्स लगाया होगा, वो अगर जीरो है तो ये उसी स्पीड से इस तरफ चलता रहेगा, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होगी, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होता है एंड डायरेक्शन, फोर्स इज dp अपॉन dt, इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ पर p होता है हमारा मोमेंटम। अब यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ जो हम यहाँ से देख सकते हैं वो जाता है कि फोर्स की अगर मुझसे एवरेज वैल्यू कोई पूछे, है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स वो बन जाती है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इस पे बेस भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी चीज़ यहाँ से मैं क्या देखता हूँ, हाँ ये तो पहली चीज़ देख ली। दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज द स्लोप ऑफ यहाँ पर देखो, ये मुझे पता चल रहा है कि पी टी ग्राफ, है ना। अगर कोई हमारे पास इस तरीके से पी टी ग्राफ, पी क्या प्रेशर नहीं है, ये मोमेंटम, इसका कोई इस तरीके से ग्राफ होगा, तो यहाँ पर अगर इसका कोई भी मैं स्लोप लूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी पी अपॉन डी टी, और वही तो हमारे फोर्स का वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो। ऑलराइट, यहीं से मुझे और एक चीज़ पता चलती है कि अगर मैं लिखूँ डी पी तो उसकी वैल्यू हो जाती है एफ डॉट डी टी, है ना। और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। तो इस तरफ मैं लिख सकता हूँ चेंज इन मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, है ना। ये हम इंटीग्रेशन वगैरह ये चीज़ें हमने कैलकुलस के टाइम पे जब पढ़ रहे थे, लेक्चर 2 में देखा था कि 3 में देखा था, ग्राफ्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। ये कुछ चीज़ें बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो मोमेंटम को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ मास और वेलोसिटी से, है ना, तो हमारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आ जाता है, फोर्स की जो वैल्यू आती है वो आ जाता है डी ऑफ एम वी अपॉन डी टी, करेक्ट। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो मास कांस्टेंट होगा या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो हमारे पास दो स्पेशल केसेस आ जाते हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम डी वी अपॉन डी टी, वो बन जाता है एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन। एम इज अ कांस्टेंट, यहाँ पर हम मानकर चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मास हमेशा सिस्टम का कांस्टेंट हो, मास बदल सकता है ना। उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर मान लो हमारे पास मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन डी टी, इफ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा कब होता है, जब हम देखेंगे कन्वेयर बेल्ट वगैरह के जो सवाल होते हैं, है ना, बेल्ट अभी सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, सबके एग्जाम्पल मैं लेके आऊँ, घबराओ मत। तो वहाँ पर हमारे पास ये डी एम अपॉन डी टी क्या चीज़ होती है, वी तो हमारे पास कांस्टेंट है, वेलोसिटी किसकी होगी, कन्वेयर बेल्ट पे, और ये डी एम अपॉन डी टी क्या होता है कि उस कन्वेयर बेल्ट पे मान लो हम थोड़ी थोड़ी देर में मास रखते जा रहे हैं, तो उस मास को भी कुछ अब वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी, तो ये वो वाला मास की रेट होती है। इसका भी एग्जाम्पल करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गई। तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे भी, आपको इस तरीके से सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कन्वेयर बेल्ट और इसी का एक और एक्सटेंशन है जो रॉकेट प्रोपल्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। ये तो फिर बहुत लंबा चलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये तो पूरी फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। ये एक एक्सेप्शन हो जाता है जहाँ पर वेलोसिटी हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। अच्छा, हमने दो लॉस तो पढ़ लिए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। उसका भी थोड़ा डिटेल में एक डायग्राम बना के मैं भी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पहले हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नोट्स ले लो।
0.5 kilogram ball moving with speed of 12 meter per second strikes a hard wall at an angle of 30 degree with the wall. 30 डिग्री विद द वॉल, तो देखो अच्छे डायग्राम्स बनाना बहुत ज़रूरी है. 30 डिग्री विद द वॉल है, तो यानी कि ये वाला एंगल होगा हमारे पास 30 डिग्री. ये यहाँ पर से इस तरीके से जा रही है. इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड है 12 मीटर पर सेकेंड. इट इज़ रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड एंड एट द सेम एंगल. तो अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी. कौन सा एंगल 30 होगा? ये वाला एंगल 30 हो जाएगा. ठीक है, ये है अभी भी 12 मीटर पर सेकेंड. If the ball is in contact with the wall for 0.25 seconds, the average force acting on the wall is. तो देखो हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है. हमें पता है कि फोर्स एवरेज की वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. यहाँ पे डेल्टा पी निकालना हम सीख चुके हैं. अब डेल्टा टी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.25 सेकेंड लगा है, तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24 न्यूटन. कैसे आया? देखो इस वेलोसिटी का ये वाला डायरेक्शन का कंपोनेंट निकाल लेते हैं पहले. अगर ये एंगल 30 था तो ये वाला एंगल हो जाता है हमारे पास 60 डिग्री, है ना. तो ये वाली जो वैल्यू जाती है 12 cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ जाती है 12 cos 60 होता है हाफ, तो ये हो जाता है 6 मीटर पर सेकेंड. हमारे पास एक्स डायरेक्शन जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है 6 मीटर पर सेकेंड. और हमें पता है एक्स डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वही रिवर्स हुआ है. वाई डायरेक्शन वाला तो अभी भी नीचे ही जा रहा है. ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं. तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा पी की जो वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू हो जाएगी 2mux, है ना. तो यहाँ पर 2 मास की वैल्यू है 0.5, ux की वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू आ जाती है 6 क्या? इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अच्छा, क्या मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं डायरेक्शन बता सकता हूँ. यहाँ से हमारे पास बॉल पहले इधर जा रही थी, अब वो इधर आ रही है टोटल, है ना. तो उसका जो चेंज होगा हमने देखा था वो नेगेटिव में आई कैप के बराबर होता है. या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि इनिशियली तो ये पॉजिटिव में जा रही थी, फाइनली नेगेटिव में जा रही थी. हमारे पास वैल्यू क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल. तो इनिशियल वापस से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास एक्चुअली माइनस में आने वाला है. तो दिस विल बी -6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अच्छा, हमें पूछा है फोर्स की वैल्यू होती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा पी की वैल्यू रखो -6 आई कैप डिवाइडेड बाई 0.25 विच इज इक्वल टू -24 आई कैप. अब वैल्यूज़ क्या आएंगी यूनिट की? हमारे पास देखो पहले ही ये यूनिट थी, नीचे एक और सेकंड में इस तरीके से लगा दोगे आप तो ये आ जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड. पहले था, एक और सेकंड आ जाएगा तो ये हो जाता है -24 आई कैप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसी को हम लिखते हैं न्यूटन, -24 आई कैप न्यूटन. हमारे पास एक्चुअली आंसर वेक्टर फॉर्म में पूछते तो यह था, वेक्टर तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है. बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था. A ball of mass 0.5 kilogram hits the wall with its initial speed of 12 meter per second and bounces back without changing its initial speed. If the force applied by the wall on the ball during the contact is 100 Newton, calculate the time duration of contact of the wall. तो अगेन सेम ही है हमारे पास पिछली बार जो क्वेश्चन था उसी की तरह हमारे पास यहाँ पर इस बार वॉल दी हुई है और यहाँ पर बोला ये 12 मीटर पर सेकंड से आया है. इसका मास था 15.15 किलोग्राम. तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? डेल्टा पी की वैल्यू हो जाती है 2mu. सिर्फ मैग्नीट्यूड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, हमारे पास फोर्स हो जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. इस बार हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा पी हम वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमको ये बताना है कि कितनी देर के लिए वो कांटेक्ट में थी. वीडियो को पॉज करो, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको. सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. सॉल्व तो मैंने पहले ही कर ही दिया था, सिर्फ वैल्यूज़ रखनी थी आपको. तो यहाँ से देखो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाती है डेल्टा पी अपॉन एफ. डेल्टा पी की वैल्यू है 2mu. फोर्स की वैल्यू दी हुई है 100 न्यूटन. मास की वैल्यू रखो 2 × 0.15. यू की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय 100. यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.3 × 12 अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू
3.6 upon 100 which is equal to 0.036 second. Option number B is the correct answer. ये बहुत अच्छा सवाल आ गया. A particle of mass m originally at rest is subjected to a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the relation. हमारे पास force की कुछ equation आ गई है. Where f naught and t are constant, the force acts only for time interval 0 से लेकर के 2t तक, है ना. The velocity v of the particle after time 2t is. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास क्या चीज़ हमें देखनी है, हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू होती है dp अपॉन dt, है ना. अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लूँ, ये सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारे पास dp की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है f dt. इसको मैं कर दूंगा इंटीग्रेट, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास टाइम की लिमिट जाएगी 0 से लेकर के 2t तक, है ना. और यहाँ पर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? इनिशियली मोमेंटम था 0 क्योंकि रेस्ट पे था, और फाइनली मोमेंटम हो जाता है mv. तो यहाँ पर अब आपको इस चीज़ का यूज़ करना है, फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है. अब ये बन चुका है मैथमेटिक्स का सवाल, पर फिर भी इतना हमें आना चाहिए. तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं. अब देखो हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आई चुकी है mv माइनस 0. लेफ्ट हैंड साइड पे आता है हमारे पास mv माइनस 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जो फोर्स है, फोर्स को आप ये एज इट इज, अच्छा इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ, इसको मैं दो इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दूंगा. एक हो जाता है हमारा एफ नॉट इंटू डी टी, ये लिमिट है 0 से लेकर 2t तक, है ना. सिर्फ ये एफ नॉट अंदर गया 1 के साथ हुआ है, फिर एफ नॉट अंदर जाएगा इसके साथ, वो वाला आएगा मेरे पास, और माइनस आ जाएगा. अच्छा एफ नॉट तो एक कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ. अंदर बचता है टी माइनस टी अपॉन टी का स्क्वायर डी टी. अगेन लिमिट की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर के 2t तक. सॉल्व करना शुरू करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे. देखो इसको तो तुरंत मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ टी आ जाएगा, और 2t से 0 तक लिमिट लगाओगे तो आ जाएगा 2t माइनस 0. ये आने वाला है हमारे पास एफ नॉट 2t माइनस एफ नॉट, यहाँ पर ये माइनस एफ नॉट इधर आ गया. अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इसको आप इंटीग्रेट करोगे. अच्छा यहाँ पे देखो ये टी भी एक कांस्टेंट है, इसको मैं टी स्क्वायर बाहर कर देता हूँ. अब इंटीग्रल में मेरे पास बचा टी माइनस टी का स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रल आ जाता है वो आ जाता है टी माइनस टी की क्यूब डिवाइडेड बाय 3. करके देख लो, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको यही वैल्यू मिल जाएगी. ठीक, लिमिट क्या लगेगी 0 से लेकर के 2t तक, तो इसकी वैल्यू आ जाती है एफ नॉट 2t माइनस एफ नॉट अपॉन टी स्क्वायर. वैल्यूज रखो, यहाँ पर आ जाता है 2t माइनस टी जब होता है तो ये होता है टी क्यूब बाई 3, है ना. दिस विल बिकम टी क्यूब बाई 3 माइनस, जब यहाँ पे आप वैल्यू 0 रख दोगे, है ना, तो ये जाएगा माइनस टी क्यूब अपॉन 3. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है, और इसकी वैल्यू हो जाती है 2 एफ नॉट टी माइनस एफ नॉट अपॉन टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 टी क्यूब अपॉन 3. ये इस तरीके से कट जाता है, और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है एम वी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एफ नॉट टी अपॉन 3. यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है 4 एफ नॉट टी अपॉन 3 एम. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. तो सवाल में हमें समझना खाली ये था कि आप फोर्स को इस तरीके से लिख सकते हो, dt को दूसरी तरफ ले जाओ, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. फिजिक्स तो बस यहीं तक थी, ये पूरा थोड़ी सी मैथ्स आ जाती है. आ गया कन्वेयर बेल्ट वाला सवाल. सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट ऑफ m किलोग्राम पर सेकेंड. यहाँ पर हम m किलोग्राम पर सेकेंड से रेत को बस रखते जा रहे हैं. द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड विल बी. तो हमारी बेल्ट एक्चुअली यहाँ पर v मीटर पर सेकेंड से इस तरीके से चल रही है. अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं सैंड रख देता हूँ ना, सैंड की तो इस वक्त इनिशियली वेलोसिटी 0 है, उस पर कोई फोर्स लगाएगा, कुछ तो एक्ट करेगा, तभी अब वो बेल्ट के साथ इस तरफ मूव करना चालू करेगी.
राइट। तो बेल्ट का मास बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से आप समझो। हमारे पास, आप इसको सिस्टम समझ सकते हो, हमारे पास एक बेल्ट है, बेल्ट का मास बढ़ता जा रहा है लेकिन मास रेस्ट पे था, सबको हमें वेलोसिटी इस तरीके से ऐड करनी है। तो आप इसको इस तरीके से भी फील कर सकते हो कि किसी भी टाइम इंटरवल, लेट से 1 सेकेंड में यहाँ पर एक्स्ट्रा मास आ गया m, लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 है। उसको हमें इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया उसका 0, फिर फाइनली उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mv। इतना मोमेंटम हमें हर सेकंड ऐड करना है। हमारा फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। डी पी की वैल्यू कितनी है, एम वी माइनस 0 अपॉन डी टी की वैल्यू हमने सेकंड को 1 लिया था यहाँ पे, तो इससे हमारे पास फोर्स की वैल्यू सीधे सीधे एम वी आ जाती है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ओह नो, मैंने सवाल को सॉल्व भी कर दिया है, तो अब क्या ही काउंट डाउन। हम लिखेंगे F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। यहाँ से हमारे पास आ जाता है वी डी एम अपॉन डी टी। वेलोसिटी v कांस्टेंट है, मास फ्लो रेट हमें m kg पर सेकेंड m दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू सीधे सी जाती है mv। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लॉज ऑफ मोशन का ये वीडियो जो आपने देखा वो एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का। बहुत ही अच्छा 1 महीने का क्रैश कोर्स है जिसमें 2-2 घंटे की क्लासेस होती हैं, जिसका पूरे वीडियोस का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर चेकआउट करना। वहाँ पे आपको हैंडमेड नोट्स भी मिलते हैं। साथ में आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, मैं और क्या करता हूँ वो भी देख लेना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करके कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट बना के ला पाऊँ आपके लिए। हम मिलेंगे पूरे क्रैश कोर्स में ही मिल लेते हैं।